नमस्कार दर्शकों, आज स्वतंत्रता दिवस है। उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज का दिन आप लोगों ने ध्वजारोहण किया होगा, लड्डू खाए होंगे, खुशियां मनाई होंगी, तिरंगा फहराया होगा। छुट्टी का दिन भी है तो खुद को भी समय दिया होगा। आज दिन में एक रील नहीं बल्कि कई सारी रील्स पर नजर पड़ी और दिल बड़ा दुखी हो गया, क्योंकि जब दो समझदार लोग आपस में एक दूसरे पर इस तरह के बातें करते हैं, उनके बीच जो भी है, दो लोगों के बीच का रिश्ता जो होता है वो दो लोगों के बीच का होता है। वो तो किसी तीसरे को कभी पता चलता भी नहीं हो, पता चलना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो कुछ भी हम आज देख रहे हैं, मेरे ख्याल दोपहर से सब चलना शुरू हुआ। गोविंदा जी, सुनीता जी एक दूसरे पर, दोनों की बड़ी रिस्पेक्ट है हमारे दिल में, लेकिन जब इस तरह से होता है तो मन बड़ा व्यथित हो जाता है। शाम को मैं दिन में सो गया था असल में, शाम को उठा तो रवि जी बड़ा शानदार लाइव कर रहे थे अपने चैनल पर। बंटवारा पर सनी देओल पे बात हो रही थी और उसको मैंने देखा काफी देर तक, और बड़ा अच्छा लाइव रहा आपका रवि जी। और बड़ा दर्शक पसंद कर रहे थे, कमेंट चल रहे थे। बीच में मुझे लगा कि मैं ज्वाइन करूं, मैंने कहा नहीं, अगर मैं बीच में आया तो ये जो तारतम्य है वो टूट जाएगा। तो मैं उसको देखता रहा बहुत देर तक, कमेंट नहीं किया लेकिन देखता रहा। लेकिन मन में ये चल रहा था कि आज रात को जब हम जुड़ेंगे तो हमें इस पर बात करनी चाहिए। और अभी जी आपने वादा कर ही दिया अपने दर्शकों से, और मेरा भी मन था, तो इसलिए थोड़ा इसलिए हम थोड़ा जल्दी आ गए। आज 10 बजे करते हैं, सोचा आज 9:30 ही चलते हैं। बहुत सारे दर्शक हैं जो इस समय, आज छुट्टी का दिन भी है, वैसे भी कल भी छुट्टी है, थोड़ा माहौल तो छुट्टी का बना ही हुआ है। तो रवि जी आपने भी देखा होगा मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं। जी जी जी। तो वाकई मतलब ये लगता है कि जो कुछ भी है वो शांति से निबट जाए, तमाशा ना बने। और कोई एक अच्छा टेस्ट तो नहीं दे रहा है ये, इसको सुनना देखना। एक मन में ख्याल ये आ रहा है कि घर की बात घर में रहे तो सबसे बेहतर, झगड़े तो किस घर में नहीं होते। आप कैसे देखते हैं? तो कहते हैं कि जहां दो बर्तन रहेंगे वो बजेंगे, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन बात सही है कि ये चीजें जब होती हैं और बड़े लोग होते हैं, बड़े इन द सेंस कि भाई जिन पर सोसाइटी के लोग नजर रखते हैं, जिनको आदर्श मानते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, तो उनके साथ जब इस तरह की चीजें होती है, क्योंकि भाई हम ये मानते हैं कि इनमें समझ कुछ अतिरिक्त होगी, इसीलिए ये उस जगह पर हैं जहां हैं। लेकिन अगर उनके बीच की चीजें ऐसी दिखाई दी कि अरे ये तो बेहद साधारण है, जैसे हमारे गली मोहल्ले में लोग होते हैं, जैसे हमारी कॉलोनी में होते हैं, जैसे हमारे यहाँ अड़ोस पड़ोस से आवाजें आ जाती है, कभी चली जाती हैं, तो ये सब चीजें इनके यहाँ नहीं होती हो। मगर हाँ ठीक है, जो कुछ भी ये चल रहा है ये दुखद तो है, और नया भी नहीं, अब तो कहूंगा पुराना हो गया। मुझे याद है दिसंबर 2024 से ये चीज जो है, मैं करेक्ट करूंगा सर, मैं करेक्ट करूंगा। ये शुरू हुआ है 2 अक्टूबर 2024। अच्छा, हाँ, जो गोली वाली घटना हुई थी, जो गोली वाली घटना हुई थी, गोली वाली जो घटना हुई थी वो अक्टूबर 2024 की घटना है सर। अच्छा, हाँ, तो वही 24 एंड से जो है दोनों के बीच में ये जो खटपट जैसी चीजें, हालांकि उस वक्त जो है सिर्फ ये आया था कि थोड़ा कुछ खटपट चल रही है, और लेकिन फिर उसके बाद में तलाक की भी चर्चाएं आ गई, फिर अलगाव की भी बातें आ गई, फिर सुनीता जी जिस तरह से इंटरव्यू देने लगी मीडिया में, हालांकि वो पहले से दे रही थी और उसके बाद ही इस तरह की बातें शुरू हो गई थी, तो लग रहा था, अच्छा पहले तो ये लगता था कि शायद पब्लिसिटी पाने के लिए, क्योंकि वो कुछ अपना कैरियर वगैरह बनाना चाह रही हैं, बेटे बेटी को भी जो है सिनेमा में लाना है, पहले बातें थोड़ी हल्की फुल्की लग रही थी। और सुनीता जी का जो नेचर है वो बहुत ही आराम से रिलैक्स, बहुत हंसना, हर बात को मजाक में उड़ा देना, इस तरह से लग रहा था सारा। मगर ये मामला धीरे धीरे जो सीरियस होता चला गया, और खास तौर पर पिछले साल 1.5 साल में बहुत सीरियस देखा, और फिर होते होते एक थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई इस पूरे मामले में। और ऐसा भी नहीं कि मीडिया में किसी ने न्यूज ब्रेक की, वो भी जो है वो सुनीता आहूजा की तरफ से आया कि नहीं नहीं इस तरह से सब कुछ चल रहा है, और फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अब तो हम रहते भी अलग अलग हैं। तो एक जो मीडिया का काम होता है, वो तो मीडिया का तो यहाँ काम कहीं कुछ दिखा नहीं कि वो कुछ फॉलो कर रहा है, कुछ ब्रेक कर रहा है खबर,
एक तरीके से लगातार मीडिया में चीजें फीड होती चली गई। गोविंदा ने अपना पक्ष जरूर रखा एक दो बार, मतलब उन्होंने छोटे छोटे वीडियो वगैरह बनाए या मीडिया एएनआई से एक दो बार उन्होंने बातचीत की और बड़े या तो सांकेतिक ढंग से की, एक आध मौका उनको सीधे माफी मांगने का भी आ गया। पंडित जी वाला जो उनका मामला था, जो सुनीता जी ने कहा कि भाई ये लोग घेरे रहते हैं और खर्चा कराते हैं, जो भी चीजें, गोविंदा बैकफुट पर नजर आते थे कि यार वो बचाव कर रहे हैं अपना, या सोच रहे हैं कि यार बात ज्यादा ना बिगड़े। फिर पिछले साल के गणपति जब सबके घरों में बैठे थे तो फिर दोनों साथ में भी दिखे थे कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, अब तो कोई समस्या नहीं है, बेटे को लॉन्च करना है। लेकिन फिर उसके बाद में फिर गाड़ी पटरी से उतरी हुई नजर आई। फिर सुनीता आहूजा जो है वो दो दो रियलिटी शो में दिखी, गोविंदा गए भी वहां पर, कुछ बात हुई, लेकिन वहां भी थोड़ा तनाव खिंचाव दिख ही रहा था। लेकिन आज और एक दो वीडियो अभी जब पिछले एक आध हफ्ते में आए और हमने आपसी बातचीत में उनकी चर्चा भी की थी कि गोविंदा ने अपनी फिल्म जो है लॉन्च की है तो उसकी एक्ट्रेस के साथ में, और फिर वो जो कोमल नाम आया था, तो कोमल नाम जो सुनीता जी ने लिया था, फिर पता चला कि वो कोमल रानी स्वर्णकार है इस तरह से, और फिर वो रानी स्वर्णकार ये सब बातें हवाई अड्डे पर साथ में दिखाई दिए गोविंदा अपनी एक्ट्रेस के साथ में। पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, फिर जब वो इस तरह से दिखाई दिए तो फिर सुनीता जी फिर मैदान में नजर आई और उन्होंने कहा कि भाई इनको शर्म नहीं आती है और बेटी के बराबर की उम्र की लड़की के साथ में घूम रहे हैं ये वो। लेकिन फाइनली जिस तरह से आज गोविंदा सामने आए हैं और सामने आकर उन्होंने जो वीडियो कहा और एकदम बहुत स्पष्ट रूप से सुनीता जी का नाम लेकर कि भाई आप अपनी हद में रहो, कुछ इसी तरह का शब्द उन्होंने कहा है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो इसको बोलते हैं ना एकदम लड़ाई का एकदम खुले में आ जाना। कि मतलब अब तो ठीक है कि अब सारी मर्यादा ही खत्म, तो आप भी कह रहे हैं मीडिया में तो मैं भी आके खुल के बोल देता हूँ। तो वो जो मर्यादाएं टूटने वाला मामला है जिसकी जो आप बात कर रहे थे कि घर की चार दीवारी में होती हैं चीजें, किसके घर में नहीं होती, सबके यहाँ होती हैं और वही सुलझ जाती हैं, सुलझ जाना चाहिए, वो सारी चीजें हैं। लेकिन आज एकदम जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही बिगुल बजा दिया वाला मामला गोविंदा की तरफ से। हालांकि थोड़ा सा इसको एक लाइटर नोट पे देखूं तो मेरे मन में एक ये भी ख्याल आया कि आज 15 अगस्त का दिन है और गोविंदा ने इस तरह का वीडियो जारी करके शायद अपनी आजादी की घोषणा कर दी है। थोड़ा लाइटर नोट में मेरे दिमाग में ये भी आया कि क्या कुछ ऐसा है ये मामला, मगर नहीं, जो कुछ भी है वो बहुत दुखद है। गोविंदा तो कॉमिक एक्टर है भाई, और कितने लोगों को उन्होंने हंसाया नहीं, मतलब जितने लोगों ने उनका सिनेमा देखा है उतने लोग जो है वो उनके फैन है, खूब हंसे, हमने बार बार उनका सिनेमा देखा है, बड़े एंटरटेनर हैं। हाँ, कुछ समय से उनका आप कह सकते हैं कि समय चक्र जो है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री से वो दरकिनार हो गए हैं। अब कितने उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, कितना जो है फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो अंदर अंदर कुचक्र रचते हैं, कई लोग जो कहा जाता है वो जिम्मेदार हैं, या गोविंदा की बहुत सारी लापरवाहियां कह लीजिए, या जो भी चीजें, या उनका राजनीति में चले जाना कह लीजिए। सुनीता जी जिस तरह से शिकायत करती हैं और आरोप लगाती कि ये तो चमचों से और चाटुकारों से घिरे रहते हैं, पूजा पाठ और जो ज्योतिषियों से घिरे रहते हैं, तो वो सब डाउनफॉल के लिए जिम्मेदार है। मतलब बातें ही बातें हैं बहुत सारी, और ये चल रहा है। मतलब ये अभी फिलहाल जिस तरह से गोविंदा ने आज ये वीडियो जारी किए हैं, मुझे लगता नहीं ये अब रुकने वाला है, ये शायद और भी तेज हो सकता है। इसी चिंता की वजह से दोस्तों हम लोग आपके बीच आए। इस कार्यक्रम को बनाने का मकसद किसी भी तरीके का गॉसिप करना नहीं है। मैं खुद बिलीव नहीं करता इस तरह की जो मीडिया में गॉसिपिंग चलती है या जिस तरीके का कल्चर है, पर इस बातचीत को करने का जो मकसद है वो एक चिंता जताना है, दुख जताना है, और कहीं ना कहीं इस किसी माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना है कि इस संबंध में आप किसी भी कैमरे के सामने मत बात कीजिए, ना अपने मोबाइल फोन के कैमरे के सामने, ना किसी और के कैमरे के सामने। आपस में बात करें, किसी तीसरे को क्यों ही बताना है। दो लोगों का, पति पत्नी का संबंध ऐसा होता है कि कहते हैं ना कि मियाँ बीवी के झगड़े में बीच में जो बोले वो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। तो जरूरत ही नहीं है किसी को बोलने की, और जरूरत भी नहीं है इन चीजों को बाहर आने की। दो लोगों के बीच में जो भी चीजें हैं वो दो लोगों के बीच बहुत ही शांति से निपटाई जा सकती हैं। मुझे लगता है कि शायद कई बार, देखिए, मानव स्वभाव है, हम इंसानियत
की बात करते हैं, कई बार हम मानव स्वभाव की भी बात करते हैं, इसलिए कि कई बार हम कुछ चीज़ों को ना रोक नहीं पाते, हमारे नियंत्रण से बाहर आ जाती हैं। कई बार जब हमें किसी को गुस्सा आता है तो आवाज़ ऊंची हो जाती है, जबकि हमें मालूम है सामने वाला हमारे सामने ही, इससे कम भी बोलेंगे आवाज़ में तो वो सुन लेगा। लेकिन जब हम कंट्रोल खोते हैं, आवाज़ का बढ़ना, स्वर का फूटना, कुछ कड़वी बातों का निकलना, कुछ ऐसी चीज़ों का बोला जाना जो न सुनने में अच्छी लगती है ना कहने में अच्छी लगती है, और क्या होता है, वक्त गुजर जाता है, वक्त गुजर जाता है, लेकिन फिर आप उस पर पछताते भी हैं कि काश ये न कहा होता, काश ये न कहा होता। तो ये तमाम चीज़ें हैं। आज़ादी का दिन है और हम डिस्कशन कर रहे हैं एक रिश्ते के बारे में जहाँ पे मर्यादाएं ऐसा लग रहा है कि टूट रही हैं। न टूटें। किसी भी रिश्ते में रहते हुए भी आप आज़ाद हो सकते हैं, बशर्ते कि आप उन परिधियों का सम्मान करते हुए रहें जिन परिधियों के लिए वो रिश्ता बना है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ पे पति पत्नी में झगड़े ना होते हों, लेकिन अगर खुद ही आप उसको जब घर से बाहर लाने लगते हैं तो फिर जो पब्लिक है वो सिर्फ तमाशा देखती है, क्योंकि उसके न तो हाथ में कुछ है पब्लिक के। पब्लिक हद से हद क्या करेगी, आपके उस झगड़े को सुनेगी, देखेगी, कमेंट करेगी, अपने घरों में गॉसिप करेगी, इससे ज्यादा उनके लिए इस झगड़े में कुछ नहीं है। और बात सिर्फ गोविंदा सुनीता की नहीं है, कोई भी हो, कोई भी दो पति पत्नी जब झगड़ा कर रहे हैं रोड पर या पब्लिक प्लेस पे या कहीं ओपन एरिया में जहां पर बात जा रही है, तो उसमें कुछ भी सुधार होने की वो नहीं है एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आप जो चीज बंद कमरे में सुलझा सकते हैं वो लोगों के बीच जाकर नहीं सुलझा सकते। तो कुल मिलाकर उम्मीद यही है कि ये चीज जो है, और दोनों उम्र में काफी बड़े हैं, बहुत लंबा रिश्ता इनका चला है। मतलब 80 के दशक में शादी हुई थी, तो शादी को करीब करीब 40 साल होने आ रहे हैं, मतलब एक आध साल ही कम होगा 40 साल होने में, मेरे ख्याल 87 में हुई थी, तो बस समझ लीजिए कि अगले साल तो मामला है कि हाँ, तो मतलब ये तो बहुत ही ऐसी चीज है कि यार ये जितनी जल्दी खत्म हो वो बेहतर। और ये कोई मतलब ऐसा अरेंज मैरिज वाला मामला भी नहीं था। टीनेज क्रश जैसा होता है, टीनेज लव जैसा जो खबरें बताती हैं, जो खुद इन लोगों के इंटरव्यू में आया सुनीता का कि भाई 15 साल की थी और गोविंदा 21 साल के थे, और गोविंदा उन दिनों स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसा भी नहीं बचपन होता है, मतलब बचपन था दोनों का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 21 और 15 तो बचपन ही होता है। हाँ, और नहीं, और मतलब ऐसा भी नहीं कि चलो कोई स्टार है और स्टार के साथ आप जुड़ गए हैं, या गोविंदा की भी स्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बड़े स्ट्रगल के साथ वो ऊपर आए हैं, बड़े गरीबी के दिन उन्होंने देखे हैं। तो मतलब वो दिन होते हैं मतलब कि जहां कोई आसमान में नहीं है, सब जमीन पे है और बड़ा धरातल पर है, वहां आप साथ में जुड़ते हैं 21 साल और 15 साल की उम्र। और फिर धीरे धीरे जब बात अगर आगे भी बढ़ती है, प्रेम तक भी पहुंचता है, तो आप एक ऐसा समय है वो जबकि आप बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते समझते हो। तो फिर इतना समय और बीत गया, 40 साल शादी के, तो ये तो बात सही है। लेकिन अब देखिए इसमें वही होता है कि जब दो पार्टियां होती हैं तो दोनों का अपना अपना पक्ष होता है, ये भी है। सुनीता आहूजा की अपनी बातें हैं, उनका दुख दर्द, उनकी तकलीफ है। गोविंदा का शायद अपना तर्क है। गोविंदा ने जिस तरह से बातें कही, भाई गोविंदा तो ये कह रहे हैं, इनके कुछ इंटरव्यूज अगर आप पुराने देखें, अभी हाल ही में ANI को दिया, इसमें एक संकेत किया, फिर इससे पहले एक इंटरव्यू उनका आया था, तो जिसमें वो ये बोल रहे थे कि भाई सुनीता को भड़काया जा रहा है, और उन्होंने बॉलीवुड को लपेटा था उनका, है ना। उन्होंने कहा था, मतलब शब्द एकदम सटीक याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई बॉलीवुड के अंदर से ही कुछ इस तरह की चीजें हैं कि सुनीता को भड़काने वाले लोग यहाँ पर हैं और उनका फायदा उठा रहे हैं, फायदा उठाने जैसी बात की थी। और वो कह रहे थे कि भाई सुनीता इस बात को समझ नहीं रही है, और शायद सुनीता आहूजा की जो गोविंदा से उम्मीदें, अपेक्षाएं हैं, वो उनकी बातों से, उनके इंटरव्यू से ये समझ में आता है कि भाई चलिए बेटी को आपने ना बेटी को लॉन्च किया, बेटा भी बड़ा हो गया है, तो बेटी का कैरियर तो नहीं चला, लेकिन एक माँ के तौर पर वो जो अपने दोनों बच्चों के लिए शायद गोविंदा से जो सपोर्ट या एक्सपेक्टेशन चाहती हैं कि भाई इतने बड़े स्टार रहे हैं, आज तमाम उनके साथ के लोगों के बच्चे जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं, या लॉन्च होके मतलब उन्होंने स्टारडम भी हासिल कर लिया, भले ही नेपोकिड कह के उनकी आलोचना की जाती है या फिल्में नहीं उनकी चलती हैं, जो भी हैं, लेकिन बात तो जो पर्दे पे तो दिखे, उनकी फिल्में तो आई हैं। टीना आहूजा का कैरियर कब लॉन्च हुआ, कब खत्म हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। अब रह गए यशवर्धन,
तो अब हाँ, स्वाभाविक है, उम्र बढ़ती जाती है, फिर आप देखते हैं कि भाई मेरे बच्चे के जो हम उम्र हैं, जो कभी साथ में खेले खाए होंगे, साथ में स्कूल कॉलेज गए होंगे, वो तो बढ़िया फिल्मों में लॉन्च हो रहे हैं। उनके माँ हाँ, बाप, उनके रिश्तेदार, दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे बच्चे का तो हाँ, कोई नाम ही नहीं ले रहा है, उसका पिता भी जो है हाँ, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं मुझे हाँ, लगता है कि गोविंदा से उनकी ये बड़ी हाँ, गहरी शिकायत है। अब गोविंदा जी, इस चीज को क्यों एड्रेस नहीं कर रहे हैं? हालांकि पिछले साल उन्होंने अनाउंस किया था, या शायद इसी साल के शुरू में, कि वो 3 हम्म, फिल्में बनाने जा रहे हैं। पर एक हाँ, बात भी ऐसी नहीं आई कि भाई जिसमें वो कहें कि मैं मेरे बेटे को लॉन्च कर रहा हूँ। हम्म, उनके बेटे की लॉन्चिंग की खबरें भी ये आ रही हैं कि भाई अब एकता कपूर लॉन्च कर रही है उनके बेटे को। पहले किसी और प्रोड्यूसर का नाम आया था, इसमें बाबिल साथ में थे किसी कहानी में, हम्म, वो फिल्म बंद हो गई। मतलब ये जो एक चीज है, तो ये बहुत सारे लोग भी हालांकि नहीं समझ पाते हैं कि भाई क्या बात है, आखिर गोविंदा जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं। खुद को लेके वो 2 फिल्में 3 फिल्में बना रहे हैं। 3 फिल्मों की बात की थी, और 2 फिल्मों का तो अभी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद ही अनाउंस किया कि 2 फिल्में हैं। और जिस हम्म, एक्ट्रेस के साथ वो कोमल रानी स्वर्णकार का नाम है, हाँ, वो हाँ, नाम हाँ, अलग जुड़ रहा है जो सुनीता खुद ही जोड़ रही है। बहुत हम्म, जटिल मामला है, और होना, आप तो सही कह रहे हैं कि परिवार के बीच ही सारी बातें हो जानी चाहिए। हम्म, लेकिन वो नहीं हो पा रही, और सब कुछ सब बाहर निकल निकल के आ रहा है। कुछ दिख हम्म, भी रहा है साफ साफ तौर पर उनकी बातों से। कुछ ऐसी बातें अभी भी होंगी जो कि निश्चित रूप से सामने नहीं आई, और शायद दोनों ही उन बातों को कहने से हिचकते हों, या फिर सही समय का इंतजार कर रहे हों। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर किसी वजह से अ, अगर ऐसा है कि नहीं बन रही है या जो भी है, एक दूसरे की बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे लगता है कि किसी भी इस तरह की स्थिति में कुछ समय के लिए मौन बहुत अच्छा होता है। मौन धारण कर लेना, मौन हो जाना। क्योंकि देखिए, इतना हम चीजों को पढ़ते हैं, हम लोग भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ बहुत कुछ है, हमारे ग्रंथ हैं, और सब एक बार कहते हैं कि एक बार वक्त वो गुजर, जब बुरा वक्त होता है। देखिए, मेरा मानना है बुरा व्यक्ति नहीं होता, बुरा वक्त होता है। कई बार वक्त सही नहीं होता। वही बात है, अगर कोई शख्स गुस्से में, आप उसे बोलिए, वो और गुस्सा हो जाएगा। वही बात है, एक आदमी खुश है, उसको मजाक में ले लेगा, अच्छा, और उसी चीज से वो गुस्सा हो सकता है। तो मुझे लगता है कई बार सही वक्त का भी एक खेल होता है बहुत बड़ा, जिसको समझना देखिए, चाहिए। जहाँ चुप होने की बात है तो यही, बस दोनों पहले ही अलग रहते हैं। तो जैसा उन्होंने ही कहा, तो कहीं ना कहीं एकदम जो रोजमर्रा का कन्वर्सेशन है वो तो कहीं दिखता नहीं है, अगर दोनों निश्चित रूप से अलग रह रहे हैं तो। अब वो, हाँ, गोविंदा ने कहा भी आज जो इंटरव्यू में, वो भी अपना, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको पब्लिसिटी चाहिए थी, आपको फिल्मों में या जो भी काम कर रहे थे तो बेटी के माध्यम से बुलवाया, इस तरह की भी बात उन्होंने आज के वीडियो में हाँ, कही है। हाँ, अब हाँ, होता ये है कि बच्चे पिस जाते हैं, बच्चे जो है ना, वो बॉल बन जाते हैं बीच में टेबल की, इधर से भी हम्म, एक शॉट, इधर से एक शॉट, उधर से। तो वो बच्चों की एक समस्या होती है। अब हालांकि ठीक है, गोविंदा और सुनीता के दोनों बच्चे जो हैं, वो बड़े हैं, छोटे बच्चे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार में अगर इस तरह की मुश्किल है तो बच्चों को अफेक्ट तो करती है। अब कई बार होता है कि ऐसा अफेक्ट नहीं हो जो एकदम पता चला सामने के सामने तुरंत दिख जाए अगले मिनट। कई हम्म, प्रभाव बड़े दूरगामी होते हैं इस तरह के, कि अभी नहीं, शायद वो पर्सनैलिटी पर, सोच पर वो प्रभाव पड़े, और शायद वो आने वाले वक्त में उनके जीवन में दिखे। जी, तो स्थितियां तो जटिल हैं, बिल्कुल ठीक बात है, आसान नहीं है। और एक के बाद एक नई चीजें। मुझे ऐसा लगता है आज जो वीडियो जारी किया है गोविंदा ने, हम्म, क्योंकि वो इसलिए किया क्योंकि 2 एक दिन से सुनीता आहूजा के वीडियो आ रहे थे, और जो उनकी कड़ी भर्त्सना कर रही थी जिसे हम कहेंगे, और बात वो ले आई थी कि भाई, एक तो उनसे उन्होंने कहा था जिसमें कि बेटी की उम्र की लड़की, तो सीधे सीधे उनके बारे में। फिर एक हाँ, इस तरह का कुछ वीडियो भी था सुनीता जी का कि वो शायद उस लड़की को संबोधित है जो गोविंदा की एक्ट्रेस है, नहीं, कि भाई वो हाँ, शुगर डैडी तुम्हारा, इतना पैसा है उसके पास, और कपड़े तो ढंग के पहने, कुछ इस तरह की बात थी, हाँ, मुझे सही शब्द याद नहीं आ रहे। वो हाँ, उसको संबोधित था, उस लड़की को, तो शायद हाँ, गोविंदा को लगा होगा कि नहीं बोलना चाहिए, और इसीलिए वो जो आज बोल रहे हैं ना कि क्या अपनी हद में रहिए करके, हाँ, उन्होंने तो उनको बोला ऐसा कि हद लग में रहा है रहिए। कि दूसरा उनकी, उन्होंने ये भी कहा कि भाई आपके पास दौलत, शोहरत, नाम सब है, और अगर कोई हाँ, सामान्य घर का व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आता है तो आप उसको जलील ना करें, ये कहकर कि आपके पास
जो नहीं है, क्या नहीं है। और देखिए, मुझे तो सबसे ज्यादा चिंता ये हो रही है कि दो बहुत प्यारे बच्चे हैं उनके, यश और टीना, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और क्या होता है ना कि अब बच्चे हैं तो उनका भी एम्बेरसमेंट है, क्योंकि उनके साथ के लोग भी हैं, है ना, उनका भी अपना एक फ्रेंड सर्कल होगा, उनका भी एक सोशल सर्कल होता है, वहां पे भी तमाम तरह की बातें होती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है होता क्या है, जब गुस्सा आता है ना तो हम ये सब चीजें भूल जाते हैं। गुस्सा स्थिति ये है कि एक चीज को याद रख के बाकी सब भूल जाना, यही इसी को गुस्सा कहते हैं, इसी को क्रोध कहते हैं। तो ऐसे में जो हमारे बड़े लोग कहकर गए हैं, ठंडा पानी पीजिए, 1 से 10 तक गिनती कीजिए, मौन होकर बैठ जाइए, शांत हो जाइए, वक्त को निकलने दीजिए। कई बार वक्त बड़ा खराब होता है प्लानिटरी सिचुएशंस में, तो गोविंदा जी खुद ही बिलीव करते हैं, और आई एम श्योर सुनीता जी भी करती हैं, उनके हाथ में काफी अंगूठियां मैं देखता हूं। तो कहीं ना कहीं वक्त को निकालने वाली बात भी है। और आपने हाँ जी, आपने ये जो बातें कही तो मुझे आप ही की किताब याद आ गई अभी, जी 99 Days to Happiness, जी क्योंकि जी उसमें आपने ये जो गुस्से को लेकर बातें हैं कि गुस्सा किस तरह से जब आए तो हाँ क्या करना चाहिए, या खुशियां जो आप तलाश करने की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के सूत्र मुझे एकदम से आपकी किताब याद आ गई कि आपकी किताब में इस तरह के मतलब 99 स्टेप्स दिए हुए हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों चीजें हैं। तो वो एकदम मेरे दिमाग में है कि हाँ, ये बातें तो है। देखिए, अच्छी किताबों बिल्कुल, का यही होता है, मुझे लगता है कि जब आप पढ़ हाँ लेते हैं तो आपके दिल दिमाग में रहती है, और कोई भी रेफरेंस वैसा आता है तो वो हाँ। स्ट्राइक करती है कि अरे देखो, ये पढ़ा था, ये यहाँ देखा था। आज अच्छा है, मुझे देखिए लगता है कि आपकी किताबें हाँ पढ़ी जाए जी। हमारे एक दर्शक हैं जगदीप सक्सेना जी, उन्होंने हाँ अपनी सेल्फी भेजी थी मेरी किताब के साथ में, उसको मैंने पोस्ट किया है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और यूट्यूब पर बहुत आकर उन्होंने उसे एक्नॉलेज भी किया, यानी वो देख भी चुके हैं और अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगदीप जी। तो जो लोग भी पसंद कर रहे हैं इस किताब को, वो अपना रिव्यू जरूर अमेजोन पर छोड़ें, एक तो ये रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से। और जिन्होंने नहीं मंगाई है वो आप मंगा सकते हैं। किताब मेरे पीछे रखी है, दिखा देता हूं एक बार उसका कवर, 99 स्टेप्स टू हैप्पीनेस। तो ये किताब है जो मेरी पहली किताब है, और एक ही किताब में हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों हैं। तो तमाम लोग अक्सर ये कहते हैं कि हिंदी वाली कब आएगी, तो भैया हिंदी भी है इसमें, अंग्रेजी भी है, आपको 2 किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, एक ही किताब से काम हो जाएगा। Amazon और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, आप नाम से देख सकते हैं। तो रवि जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हाँ, मतलब देखिए हमारे अंदर ना सारा मैकेनिज्म ऊपर वाले ने बनाकर भेजा है। सारा जो मैकेनिज्म है, यानी हमारे ही अंदर खुशियों को पाने के सारे उपाय, हम उसे भूल जाते हैं। याद दिलाने की कई बार जरूरत होती है, और याद दिलाने के लिए ही हम इस तरह की किताबें पढ़ते हैं, बताते हैं, या जिक्र करते हैं, या तमाम किस्से कहानियों में ऐसी चीजों का जिक्र होता रहता है। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा शायद वक्त अगर निकलेगा ना, तो इन दोनों को खुद ही रियलाइज होगा कि इसकी जरूरत ही नहीं थी, हम तो आपस में बैठ के सब चीजें फिक्स कर देते। तो हो सकता है कि वो चीज, वो नौबत आ जाए बहुत जल्द, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, क्या होता है ना, समय बहुत तेजी से निकल जाता है, कई बार आपको पता नहीं लगा, और ऐसी स्थिति में तो और भी मतलब जो है समय, ठीक है, आप अपने अपने अंदर स्टक रहते हैं नाराजगी को लेके, और जो भी चीजें हैं उस हाँ वक्त में क्या चीजें हो जाती है आपको पता नहीं चलता आपके आसपास। तो जैसे गोविंदा कह रहे हैं कि कोई उनकी पत्नी का फायदा उठा रहा है, अब वो खुद प्रोड्यूसर बनकर फिल्म बना रहे हैं, अब वो शांत दिमाग से काम करें तो बात अलग है, लेकिन जब अगर उनके आसपास पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं होंगी, वो तनाव में होंगे, क्रिएटिविटी का काम है ये, हाँ ऐसा काम नहीं मतलब कि आपने कोई क्लर्की वाला है या बहुत मैकेनिकल है कि आपको यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, आपको क्रिएट करना है एक पूरी पूरी दुनिया। तो उसमें आपका दिल दिमाग जो है बहुत शांत होना चाहिए, पूरा फोकस होना चाहिए। अब अगर वो नहीं होगा, और मान लीजिए वो फिल्म बना रहे हैं और दुर्भाग्य से मान लीजिए कि वो फिल्म नहीं चलती, तो आप सोचिए कितने करोड़ों का घाटा होगा। तो अब चूंकि वो उनका अकेले का घाटा नहीं होगा, आखिरकार तो वो परिवार का ही घाटा होगा ना, चाहे वो भाई, आखिरकार भाई वो पत्नी और बच्चे, उस पैसे पर तो सभी का हक है। गोविंदा ने अपनी बिल्कुल मेहनत से कमाया है, बिल्कुल परिवार के लिए बिल्कुल बनाया है, परिवार के लिए कमाया, अगर वो धन हाँ जाएगा तो किसका नुकसान है।
तो ये हाँ चीज तो सही है कि स्थितियां जो है ये अभी की आज की देखें तो गोविंदा के फेवर में नहीं दिखती, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो बहुत अजीब स्थिति में फंसे हुए हैं कि बोले घर में शांति नहीं है, और अगर वो हाँ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने मतलब वो वीडियो में कहा भी कि भाई एक प्रोफेशनल लाइफ है, तो उस प्रोफेशनल लाइफ को प्रोफेशनली रहने दिया जाए, उस पर टीका टिप्पणी ना हो, उस पर कुछ ऐसी बातें ना हो, क्योंकि एक तीसरा व्यक्ति भी आपने इन्वॉल्व कर लिया है। तो समस्या मुझे लगता है उनके सामने, और जहाँ तक सुनीता जी का मामला समझ में आता है, तो मुझे लगता है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस गोविंदा से खास तौर पे मुझे लगता है बच्चों को लेकर, एक्स्ट्रा हम्म, मैरिटल वगैरह वो सब तो किस्से कहानी में बहुत बाद में आया है। हाँ 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 और हाँ वो है ना, शुरुआत में तो वही सब चीजें थी। ये सब जो नाम आए हैं, तीसरा पर्सन, ये बहुत बाद में आया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बात वही है कि आखिर गोविंदा ने अपने बच्चों को लॉन्च क्यों नहीं किया, क्यों हाँ उनको हाँ सपोर्ट नहीं। हालांकि हाँ गोविंदा ने कहा कि भाई मेरी तरफ से तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। शायद हाँ साजिद नाडियाड की उन्होंने बात कही थी कि मैंने हाँ उनसे हाँ कहा हाँ था, और हर्षवर्धन गए थे तो बाकायदा उनके ऑफिस में उनको एक जगह हम्म, चैम्बर दी गई, इस तरह से कुछ कहा था, और पूरा हाँ उनको हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज वहां मिला। हाँ लेकिन सवाल ये है कि माँ जो है वो अपने बच्चे को बड़े पर्दे पर देखना चाह रही है। वो हम्म, गोविंदा से बेहतर मानती है हर लिहाज से, वो उसको हाँ स्टार बनते देखना चाह रही। मेरा हाँ ऐसा अनुमान है कि शायद असली जो मामला है वो यहीं से शुरू हुआ है। अब गोविंदा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये गोविंदा बता सकते हैं, क्योंकि भाई अगर 2 फ़िल्में बना रहे हैं वो, तो हाँ शायद हाँ एक में खुद हो सकते हैं, तो दूसरे में बेटा, लेकिन मालूम नहीं क्या है, या 3 फ़िल्मों की योजना है तो उसके पीछे क्या है। उलझाव तो है चीज़ों में, लेकिन हाँ, हाँ ये लड़ाई जिस तरह से अब बाहर दिख रही है, और दोनों एक-दूसरे का नाम लेके सीधे जिस तरह से बोल रहे हैं, हाँ ये बड़ी दुखद स्थिति है, ये बात तो सही है। रवि जी, आपके लिए एक सवाल आ रहा है जिसका उत्तर मेरे जी, पास है, तो मैं दे दूं उनको जवाब। अर्जुन सिने हाँ, फैन हाँ। हैं जो पूछ रहे हैं कि रवि जी, आपने बंटवारा 1947 तो देख ली, लेकिन क्या आपने ओरिजिनल प्ले भी देखा है जिसमें जिस लाहौर नहीं देखा? शायद मैं हाँ, भूल हाँ। रहा हूं, इसलिए पूछ रहा हूँ। देख चुके हैं आप, तो बता चुके हैं लाइव में कई मैं बार। मैं मैं 2 बार देख चुका हूँ, एक बार जबलपुर में, एक बार दिल्ली में, 2 बार। हालाँकि अब बहुत लंबा अरसा हो चुका है, मतलब आखिरी बार हाँ, शायद मैंने समझ लीजिए कि 12-15 साल पहले देखा होगा ये, दिल्ली इस में, बात और से उससे भी कोई पहले इस बात से जयपुर में। देखिए, रवि जी ने प्ले हाँ, देखा है, लेकिन अगर आपने प्ले नहीं देखा है तो भी आप ये फिल्म देखिए। कोई इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने प्ले नहीं देखा और फिल्म हाँ, देखी। प्ले अलग है, फिल्म अलग है। हालांकि उन्होंने फिल्म में प्ले वाली चीजों को रखा है, जिसकी वजह से कुछ चीजें उसमें खामियों के तौर पर दिखाई देती हैं, लेकिन इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने प्ले देखा है या नहीं देखा है। आपने तो अभी 4-5 दिन पहले ही देखा है। मैं अभी देखा, हाँ अभी देखा, हाँ हाँ, वही, हाँ। नहीं, ठीक है, देखिए, सिनेमा और नाटक दोनों बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं, दोनों का ट्रीटमेंट बदल जाता है पूरी तरह से, परफ़ॉर्मेंस बदल जाते हैं, और वो एक्सपीरियंस भी बदल जाता है। जब आप एक दर्शक के रूप में नाटक देखते हैं, तो वो जो अनुभव आपको मिलता है, और उसी कहानी को जब आप बड़े पर्दे पर एक सिनेमा के रूप में देखते हैं, तो अनुभव दूसरा होता है। तो वो है, और वो फ़र्क महसूस होता है दोनों में, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। मैं कहूँ, मतलब हमेशा स्टेज तो मेरी हमेशा पहली पसंद रहा है, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा प्रेफ़र करता हूँ, लेकिन ठीक है, इधर लंबे समय से मुंबई आने के बाद से फ़िल्मों में बहुत ज़्यादा मतलब आप इन्वॉल्व हो गए, तो समय वगैरह नहीं है। हालाँकि आप अभी भी देख पाते हैं, क्योंकि अब मैं मुंबई में नहीं भी रहता हूँ, तो बोईसर हाँ रहता हूँ, तो वहाँ से जाना-आना उस तरह से बहुत रेगुलर संभव नहीं। लेकिन जी, रंगमंच का एक अपना बहुत अलग मज़ा है, बहुत अलग मज़ा है। बहुत अलग वो जो मजा है। एक्सपीरियंस देता है ना, सिनेमा नहीं दे पाता। वो बड़ा नहीं गहरे देता। उतरता है, जो स्टेज होता है। हाँ 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 हाँ। वो याद रह जाता है, आपको याद रह जाता है। सिनेमा बिल्कुल। याद नहीं रहता। मैं आपको सच बताऊं, पुरानी फिल्में तो मैं सब भूल चुका हूं। दोबारा देखूं तो अच्छा, हाँ अरे ये हुआ था, ये हुआ था, तो लेकिन हाँ, जी, नाटक याद रहता है। आपके सामने खड़े होकर किसी ने कोई डायलॉग बोला था, तो वो आपको याद रहता है उसकी टोन के साथ में। तो मुझे लगता है कि हमने और आपने बंटवारा भी देखी है, तो बंटवारा पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वो जी। बंटवारा का जिक्र आ गया है, हाँ, क्योंकि गोविंदा जी को हमने ज़रूर। 29 मिनट का डिस्कशन कर लिया। इससे ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास उनको बताने कहने के लिए। बंटवारा को लेकर आपका क्या कहना है? हालांकि आप अपने दर्शकों को रिव्यू दे चुके हैं, जी। लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बंटवारा पर। देखिए, फ़िल्म मुझे अच्छी लगी। हम्म, फ़िल्म अच्छी है, देखना चाहिए। हमारे हाँ समय के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी फ़िल्म है, क्योंकि ऐसी जी, फ़िल्में बहुत कम आती हैं। देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए तो आती हैं, कि हाँ भाई हाँ हाँ एंटरटेनमेंट मिलेगा आपको इस फ़िल्म में,
इस फिल्म जी। में आपको जो है कुछ ऐसी बातें मिलेंगी जो आपको चौंकाएंगी, या हाँ। मतलब ऐसी होंगी कि आप कहेंगे अरे वाह, मतलब क्या एक्सपीरियंस मुझे मिला। लेकिन वो जो आपके समाज और समय की बात करती हैं, कहीं आपको हाँ। गाइड करने की बात करती है, थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है कि यार हाँ। हम जो हाँ। देख रहे हैं अपने आसपास, जो कुछ हाँ। हो रहा है, अ, और हम महसूस करते हैं कि वो जो हो रहा है कैसा है, वो सही है, गलत है। हम कई बार हम्म। बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, बोलने से हिचकते हैं। सिनेमा वो काम करता है। सिनेमा एक प्योर आर्ट है, मतलब उस तरह से। उसका काम है कि आपको जो है एंटरटेनमेंट हाँ। के साथ-साथ एक रियलिटी चेक करा दे। तो हाँ। 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 बँटवारा भले ही 1947 की कहानी आपसे कह रही है, 46, 47, 48 जो भी उसमें है सारी चीज़ें, लेकिन वो कहीं न कहीं हमारे समय में जो राजनीति और समाज में चल रहा है, जो हाँ। हिंदू-मुसलमान चल रहा है, जो नफ़रत हाँ। की बातें चल रही है, जो सौहार्द की ज़रूरत महसूस हो रही है, हाँ। उसके हाँ। ऊपर नब्ज़ रखती है। और फाइनली हाँ। हमको ये बताती कि अगर सबसे बड़ा कोई धर्म है, वो हाँ। इंसानियत है। चाहे आप हिंदू हाँ। हो, चाहे आप मुसलमान हो, मुसलमान होने का क्या मतलब है, वो भी फ़िल्म बताती है। क्योंकि वो हाँ। हाँ। पाकिस्तान बेस्ड कहानी है, और वहाँ हाँ। पर क्योंकि बताया कि सब लोग मुस्लिम हैं और मुसलमानों के लिए एक देश बन गया पाकिस्तान, तो वो ये भी बताती है कि अच्छा ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि ये मुस्लिम कंट्री है, ये मुसलमानों के लिए है और सिर्फ़ मुस्लिम ही यहाँ रह सकते हैं, तो बताती कि इस्लाम क्या कहता है, उनकी धर्म की शिक्षा क्या कहती। क्योंकि सारा हम्म। झगड़ा, मार-काट, नारेबाज़ी तो वहाँ धर्म के ही नाम पे हो रही है। तो जी। बहुत सारे जी। लोगों की इस्लाम को लेके, शायद इस्लाम में ही जो अगर गलतफ़हमियाँ होंगी तो वो फ़िल्म दूर कर देती है, कि भई आपको ऐसे हाँ। नहीं सोचना चाहिए। और फिर बात वो ये भी कहती कि भाई दोनों तरफ ही लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक हम्म। ही तरफ में अच्छे या बुरे होते हैं, दोनों तरफ अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। एक और चीज़ मुझे इस फ़िल्म में जो लगी अच्छे-बुरे उसकी बात से, फ़िल्म आपको ये बताती है कि भाई अच्छे लोग संख्या में ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी कमज़ोरी ये है कि वो आवाज़ नहीं उठाते हैं, वो इकट्ठा एकजुट नहीं होते हैं, और वो जो कम हाँ। लोग हैं, उनके हाँ। चीख-चिल्लाने और शोर-शराबे से दब जाते हैं हाँ। और डर हाँ। जाते हैं, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। ये हाँ। नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसी जो 90 वाला रेशो मैं मान के चल रहा था, 1:9, एक आदमी बदमाश है लेकिन 9 आदमी सही हैं। इस हम्म। रेशो को ये फ़िल्म दिखाती है हमको। अगर आप देखिए कि फ़िल्म का जो खलनायक है अभिमन्यु सिंह, उसके साथ जो 4, 6, 8, 10 लोग दिखते हैं, और बाकी तो पूरा लाहौर एक तरफ दिखता है। तो भाई बिल्कुल। मतलब मैं अगर वो मुट्ठी भर लोग हैं और ये पूरा हाँ। शहर है, तो डरने की क्या बात है? मैं एक एक होने बार की ज़रूरत है। एक हाँ। बात फिर से रिपीट करना चाहूँगा, मैं अपने कई जी, लाइव सेशन में बात कह चुका हूँ, लेकिन मुझे जब भी मैं बताता हूँ, ये लगता है बताने की ज़रूरत है। मेरे कई मित्रों ने, जो खासकर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रहे हैं, वो जी, जी। पाकिस्तान की कई बार यात्रा कर चुके हैं और मैंने उनसे सवाल अलग-अलग लोगों से अलग-अलग मौके पर अलग-अलग तरह से पूछा और सबका जवाब ये होता है कि भई पाकिस्तान में 2 तरह के लोग हैं। एक वहाँ के राजनेता हैं जो भारत के खिलाफ नफ़रत फैलाते हैं और एक वहाँ की आम जनता है जो भारत से मोहब्बत करती है और हमें तो बहुत प्यार से वहाँ के लोग पेश आते हैं और तोहफे भी देते हैं, खाना भी बढ़िया खिलाते हैं, बातचीत भी करते हैं। इनफैक्ट मेरे पास भी कई लोगों ने कराची से वीडियोस भेजे, हिंदू परिवार जो वहाँ रहते हैं कैसे दिवाली मनाते हैं। एक बार मैं बीबीसी पर एक कार्यक्रम देख रहा था, जहाँ पे एक बीबीसी की संवाददाता खड़ी हुई थी लाहौर में और उन्होंने बताया कि वो उस वक्त खड़ी हैं कृष्ण गली लाहौर में। तो मतलब वहाँ नाम भी नहीं बदले गए हैं, लाहौर में भी कृष्ण गली है और ये मैं अभी 1-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो यानी कहीं न कहीं ये जो फ़िल्में ये बताती है हमें बँटवारा कि सब तरह के लोग सभी धर्मों और मज़हब में होते हैं, किसी भी तरीके का पोलराइज़ेशन नहीं होना चाहिए। और आप बताइए ना कि इस दुनिया में प्यार, सद्भावना, भाईचारा, प्रेम, इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है? अगर आज दुनिया के हर देश को अपनी सेनाओं के इस्तेमाल की ज़रूरत ही ना पड़े, तो पहले तो कितना तो वातावरण में पॉज़िटिविटी होगी। दूसरा,
हमारा एनवायरनमेंट कितना क्लीन रहेगा, तीसरा कोई खराब खबर नहीं आएगी, कोई दुख भरी खबर नहीं आएगी, चौथा हम तरक्की की तरफ ध्यान दे पाएंगे, पांचवा ये कि सभी लोग खुशहाल होंगे। तो अगर ऐसी कोई कोशिश होती है तो हम सबसे पहले उसमें जाना चाहेंगे, सबसे पहले उसमें हाथ बटाना चाहेंगे। हमारे कोई दर्शक हैं जो बड़ा उन्होंने एक नेगेटिव सा कमेंट किया जो मुझे अजीब लगा कि वो कोई इस तरह की सोच भी रखते हैं, लेकिन ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि वो प्रो पाकिस्तान फिल्म है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं कहूंगा कि वो, हाँ, ये कोई जय हैं, वो कह रहे हैं बंटवारा इज प्रो पाक मूवीज, फ्लॉप आवारापन 2 बेटर, वी शुड सपोर्ट धुरंधर लाइक मूवीज। तो जय वन, मुझे नहीं पता आपकी क्या शिक्षा दीक्षा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रेम, सद्भाव, भाईचारा, आपसी एकता और सभी से दोस्ती, इससे बड़ा कोई संदेश हो नहीं सकता। बंटवारा प्रो पाक मूवी तो मैं नहीं कहूंगा, हाँ वो इंसानियत का संदेश देती है और वो बहुत तरह से एक हमें किसी अच्छी दिशा में आगे बढ़ने को प्रेरित करती। तो अर्जुन ये भी पूछ रहे हैं हमारे एक दर्शक की 5 करोड़ का बिजनेस किया इसने, अब सीधे 10 करोड़ का किया, तो हाँ धीरे धीरे बढ़ेगा, लोगों को जैसे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा तो लोग आएंगे इस फिल्म को देखने, और आना ही चाहिए। जैसे मैं वापस आऊंगा, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ी फिल्म, ऐसे ये फिल्म भी आगे बढ़े। हम तो चाहेंगे कि ऐसी फिल्में और बने, इस तरह का माहौल बने, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, इसमें तो हम देखते हैं कि चारों तरफ से जो है गुड न्यूज ही आएगी अगर ऐसा कुछ होगा तो। देखिए, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलेगी नहीं चलेगी, हिट होगी फ्लॉप होगी, ये एक बहुत अलग मसला है। मामला ये है, मुद्दा ये है कि फिल्म कैसी है, क्योंकि हमने बहुत सारी खराब फिल्मों को बहुत बड़ी हिट बनते देखा है और बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों को डूबते देखा है। तो बॉक्स ऑफिस एक बहुत डिफरेंट बॉल गेम है। उसमें आप किसी को जबरदस्ती जो है आप बंटवारा देखने नहीं भेज सकते कि नहीं भाई तुमको तो जाना ही पड़ेगा, तुम देख के ही आओ। ये तो आदमी के अंदर की बात है कि वो किस तरह से सोचता है। अगर किसी ने ये मान लिया है कि भाई इस फिल्म को लेकर कि भाई ये तो प्रो पाकिस्तान है, अब उन्होंने अगर मन में तय कर ही लिया है तो कोई उनकी इस गलतफहमी को दूर थोड़ी कर सकता है, नहीं कर सकता, सिवाय उनके कि वो जाए फिल्म देखें और फिल्म देख के शायद उनकी राय बदले। तो वो बगैर देखे नहीं होगा, लेकिन आपको देखना तो पड़ेगा। हाँ, ये कर सकते, नहीं जाना है कोई बात नहीं, आप जैसे 1000 होंगे, लाख होंगे, 10 लाख होंगे, ना जाए तो आप यही कर सकते हैं कि ना जाए। लेकिन फिर आप ये ना कहें कि इस फिल्म के बारे में हमारी ये राय है, क्योंकि आपने वो फिल्म देखी नहीं। तो देखना जरूरी है, देख के राय जो है, हम देख चुके हैं फिल्म को और हम कहें कि नहीं भाई इस फिल्म में देखिए ना ये कमियां हैं, तो बात समझ में आती है कि हमने फिल्म देखी है। अच्छा, हो सकता है कि उसमें हमारा वो एनालिसिस गलत हो, कि हमें जो कमी लग रही है हो सकता है वही सबसे बड़ी खूबी हो, तो वो हमारा जजमेंट गलत है, लेकिन हम देखकर बात कर रहे हैं। तो फिल्म देखना जरूरी है। मैं तो कहता हूँ हर फिल्म देखिए। अगर आप आवारापन 2 देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर आप एक बार मतलब वर्डिक्ट देने से पहले कि भाई आवारापन 2 ज्यादा अच्छी है, पहले आप बंटवारा 1947 देखें, बिना देखे ना कहें इस चीज। अब हम थोड़ा डिस्कशन आवारापन 2 पे भी कर लेते हैं, क्योंकि आवारापन 2 का नाम आ ही गया है। और देखिए, मैंने दोनों फिल्में देखी और मैं आवारापन की पहले खूबियां बताऊंगा, फिर कमियां भी बताऊंगा। खूबी यह है कि मैंने ये महसूस किया कि जो यंग कपल्स हैं 30 साल से नीचे वाले, उन्हें बड़ी पसंद आ रही है, क्योंकि मेरे पूरे जो शो मैं देख रहा था दोपहर 1 बजे का, उसमें वो लोग सारे बैठे हुए थे और एंजॉय कर रहे थे, और उनके चेहरे पर भाव था कि उन्हें मजा आ रहा है। एक बात। दूसरा, वो नॉस्टैल्जिया में ले जाने वाली फिल्म है उनके लिए जिन्होंने 2007 की आवारापन देखी है। अच्छा, कमियां मैं कहूं तो स्टोरी बड़ी प्रेडिक्टेबल है। वही मतलब विलन की बहन से प्यार, है ना, विलन के गैंग में घुसना, उसकी मदद करना, ये सब हमने इतनी बार देख लिया कि हमारे लिए इसमें कुछ नयापन नहीं है। लेकिन अगर इमरान हाशमी के आप फैन हैं, अगर आप इमरान हाशमी को देखना चाहते हैं, अब जैसे हमने तो देखा है स्टारडम सलमान खान का भी, कि सलमान खान को लोग इसलिए देखने जाते थे कि साहब वो शर्ट उतारेंगे, या शाहरुख खान को इसलिए देखने जाते थे कि वो दोनों वहां फैला के और रोमांस करेंगे। तो ये तो खैर स्टारडम के आगे तो फिर सब फेल हो जाता है, स्टारडम के आगे कोई परिभाषा डेफिनेशन चलती नहीं है। लेकिन अगर आप सिनेमा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बंटवारा से बेहतर फिल्म तो आवारापन नहीं है,
कि मैं कहूँ आवारापन 2 ज्यादा बेहतर फिल्म है। अगर हम सिर्फ इन 2 फिल्मों को कंपेयर कर रहे हैं एज अ फिल्म, हालांकि दोनों का जॉनर अलग है, दोनों की कहानी अलग है, दोनों का सारी चीजें बिल्कुल अलग हैं, कंपैरिजन होना नहीं चाहिए, लेकिन कंपैरिजन क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ही दिन रिलीज हुई है। अक्सर लोगों का बजट कम होता है कि भैया हम एक ही पिक्चर देखेंगे यार, अब इस वीकेंड हम 2 नहीं देख सकते, तो उसमें से हमें एक चुननी है। अब उसमें भी फिर ये बात होती है कि क्या आप आवारापन 2 जैसे दर्शक हैं, क्या आप इमरान हाशमी के फैन? अगर आप इमरान हाशमी के फैन हैं तो आप उसे देखने जाइए। अगर आप इस तरीके की फिल्म देखना चाहते हैं, थोड़ी सेंसिबल, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। हमारे जैसे लोग दोनों देखते हैं कि रिव्यू करना होता है, उसके बाद पसंद अपनी अपनी। लेकिन हाँ, हम ये भी ध्यान रखते हैं कि लोगों को पसंद क्या आ रहा है। तो मुझे मालूम है आवारापन 2 में लोगों को क्या पसंद आ रहा है, वो भी मैं समझ रहा हूँ, उस चीज को भी मैंने देखा है। ठीक कह रहे हैं उज्जवल जी, आप दोनों फिल्मों का ऑडियंस जो है वो बिल्कुल अलग अलग तरह का है, लेकिन इसको फिर कंपटीशन की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। हाँ 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 आप कहें कि नहीं नहीं वो अच्छी, अरे नहीं भाई, अच्छी फिर वो आप कहें कि नहीं हाँ क्योंकि हमने ये नहीं देखी वो देखी है तो वो अच्छी हाँ है, ऐसा नहीं। आप दोनों फिल्म देखकर फिर आप जो है, और जैसा आपने कहा फिर तुलना तो हो ही हाँ नहीं सकती है। एक हाँ फिल्म का हाँ पूरा जॉनर अलग है, कलाकार, अप्रोच, कहानी सब कुछ डिफरेंट हाँ है। हाँ वो हाँ फिल्म क्या हाँ कह रही है और ये फिल्म क्या कह रही है, जमीन आसमान का फर्क है उसमें। अब हाँ हाँ आवारापन टू जो है वो ठीक है, एक जो बॉलीवुड की जो फॉर्मूला फिल्में होती हैं ये उससे हाँ ज्यादा नहीं है। वो एक हाँ हाँ गैंगस्टर हाँ की कहानी दिखा रही है ना? एक गैंगस्टर है, जो भी उसके साथ पिछली फिल्म में हुआ था, इस कहानी में इस फिल्म में उसकी कहानी आगे बढ़ गई कि ठीक है भाई, अब इस बार उसको एक लड़की, छोटी हाँ बच्ची हाँ मिल हाँ गई है, फिर हाँ उसने हाँ उसको हाँ अनाथालय में, जिस हाँ अनाथालय में वो खुद पला, तो वहां भेज हाँ दिया। फिर वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कितनी फिल्मों और वेब सीरीजों में अभी पिछले 2-3 साल में हम ये हाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड ट्रैफिकिंग देख चुके हैं। क्या नया हाँ दे रहे हैं? सवाल ये है, कौन सी नई बात कर रहे हैं? कौन सा हाँ उसमें, मैं ये नहीं कहता कि किसी फ़िल्म को हमें कुछ सिखाना ही चाहिए, लेकिन वो क्या बता क्या रही है मतलब? और वो जो विलेन हाँ बता रही है उसमें, वो जो पूरन हम्म गब्बी या जो भी, उसकी एक्टिंग मुझे अच्छी लगी। शायद उसकी हम्म पहली फ़िल्म है और वो वामिका गब्बी का भाई है, ऐसा मैं कहीं सुन रहा हाँ था। हाँ 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 कन्फर्म नहीं किया मैंने, वो हाँ वामिका गब्बी का भाई ऐसा बताए। काम अच्छा किया उसने, बिल्कुल। हाँ 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 और हाँ कई जगह पर वो मुझे इमरान हाशमी से ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा। हाँ उसके हाँ एक्सप्रेशन, उसका चलना, बोलना, वो कैरेक्टर में था। हाँ हाँ लेकिन अब हाँ आप सोचिए ना, मतलब कि आप एक तरफ एक माफिया छोड़कर एक आदमी वापस से फिर चला गया उस दुनिया में, दूसरे आप हम्म माफिया के भी इस तरह के लोग दिखा रहे हैं कि बाप का मर्डर हाँ करके खुद ही जो है उसने गद्दी हासिल कर ली है, फिर वो ह्यूमन ट्रैफिक उसमें लगा हुआ है, उसका हाँ राइवल भी वही, मतलब कौन सी दुनिया, उस दुनिया में कितनी दिलचस्पी और क्या दिलचस्पी, हाँ वो आपको हाँ हाँ क्या दे रही है, क्या मैसेज है हाँ उसमें। हाँ मैं फिर हाँ कह रहा हूँ कि चलिए मैसेज की बात नहीं कर, एंटरटेनमेंट मुझे तो नहीं समझ में आया। हाँ हाँ सिर्फ हाँ वही जो आपने कहा कि एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू है, और हाँ इमरान हाशमी की अगर कोई फैन फॉलोइंग है तो वो उसको देख सकती है। हाँ उससे बिल्कुल ज्यादा उस फिल्म को मुझे नहीं लगता कभी आगे याद रखा जाएगा। हाँ, लेकिन बंटवारा चाहे बॉक्स ऑफिस इसका उसके मुकाबले कमजोर हो, इस फिल्म को याद किया जाएगा, ये मैं आपको जरूर कह बॉलीवुड के सकता इतिहास में दर्ज हो जाएगी ये फिल्म, ये हम कह हूँ। ये सकते दर्ज हैं। है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, भले ही मेकिंग के लिहाज से मैंने जब पिछला लाइव किया तो काफी साथी वहां थे भी। मुझे इस फिल्म की मेकिंग मुझे लगा थोड़ी सी और मॉडर्न हो सकती थी, इसकी सेट डिजाइनिंग बेटर हो सकती थी, राइटिंग में ये फिल्म अगर बेहतर होती तो ये जरूर मैं कहता कि भाई एक मील का पत्थर जैसी फिल्म है। इस फिल्म में अगर कुछ डिसअपॉइंट करता है, हालांकि कहानी बहुत अच्छी है, बहुत यूनिक है, लेकिन वो जो स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले होता है, वहां पे ये फिल्म थोड़ा सा गच्चा खा गई। बट ठीक है, उसके बावजूद जो है इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए, मस्ट वॉच फिल्म, खास जी, तौर पे आज के समय में। तो मुझे लगता है कि एक डिस्कशन आज हमारा और ड्यू है। हम उन जी। नामों की चर्चा कर सकते हैं। देखिए, बंटवारा फिल्म जब हम देखते हैं तो बंटवारा में जिक्र आता है कि भाई कौन लोग गए हिंदुस्तान से पाकिस्तान, लेकिन हम ये कई बार भूल जाते हैं कि पाकिस्तान जब बना तो वहां से, लाहौर से, पेशावर से, कराची से, ऐसे बहुत से लोग थे जो हिंदुस्तान आए और जिन्होंने यहां पर अपनी कामयाबी की एक नई इबारत लिखी। उसमें एक तो कपूर फैमिली का ही नाम आता है, पठान साहब का नाम आता है और तमाम नाम आते हैं। तो मुझे याद है रवि जी, कुछ समय पहले हमारी और आपकी चर्चा हो रही थी, जी जी। तो आपने मुझे कुछ नाम भेजे थे। मैं उस आर्टिकल को हाँ, निकाल रहा हूँ,
तब तक आप भी चर्चा कर सकते हो कि ये जी एक जी। बात है जिस पर हमें चर्चा करनी ही चाहिए, क्योंकि आज का दिन बहुत सही दिन है इस बारे में चर्चा करने के हाँ लिए, क्योंकि अब 80 साल हो रहे हैं बिल्कुल देश का विभाजन हुए, आजादी मिले। तो ऐसे में उन लोगों को भाई। याद करना बहुत जरूरी है जो वहां से यहाँ आए और यहाँ उन्होंने अपनी एक नई पारी खेली और बहुत शानदार पारी खेली। देखिए वही बात अपनी वही चली थी कि यार हम लोग बंटवारा देखेंगे, तो जी। बहुत सारे लोगों को इस बात से शिकायत थी कि अरे फिल्म में क्या बोलते हैं, सनी देओल इधर से उधर चले गए बंटवारे में और हाँ मुसलमान कैरेक्टर निभा लिया। बात कलाकारों की हो रही थी, तो वो तो हाँ पर्दे पर हो रहा है। रियल हाँ लाइफ में वही हमने डिस्कस किया था कि भाई बहुत सारे कलाकार ऐसे थे जो देश के बंटवारे के समय, जो हाँ बंटवारे के दौर में पाकिस्तान में थे, मतलब वो हाँ और हाँ उनके परिवार, लेकिन जब देश बटा तो बाकायदा वो इधर आ गए। और उन्हीं में से हाँ कुछ नाम, जो जैसे आपने प्राण साहब का नाम लिया, हाँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी बहुत सारे थे। एक्टर्स में सुनील हाँ दत्त हाँ हैं, मनोज कुमार है। मनोज कुमार का हाँ तो देखिए ये है कि बाकायदा मतलब ये उस वक्त 10 साल के थे जब देश का बंटवारा हुआ, और ये एबटाबाद से थे। और जब देश का बंटवारा हुआ है तो जो दंगे फैले, हाँ उसके हाँ वजह से मनोज कुमार साहब की फैमिली को अपना सब कुछ उधर छोड़कर इधर आना पड़ा, और बाकायदा वो शरणार्थी के रूप में दिल्ली में कैंपों में रहे। हाँ 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 तो मतलब ये ऐसा नहीं है। और वहां फिर उन्होंने दिल्ली रहने के बाद में, फिर बाद में उनका जो भी लाइफ का स्ट्रगल रहा, वो मुंबई आ गए और फिर वो एक्टिंग उन्होंने की। तो सुनील दत्त साहब का भी नाम है। और सुनील हाँ दत्त की स्टोरी में तो ये भी मिलता है कि उनके एक मुस्लिम दोस्त थे याकूब, और बंटवारे के समय ये पूरा फैमिली जो थी, वहां हाँ झेलम के पास में कुर्द गांव है, वहां हाँ पे ये लोग थे विभाजन के हाँ समय में। और फिर जब इधर आना चाहा तो जो भी दंगे फैले, तो इनका मुस्लिम दोस्त याकूब, उसने इनके पूरे हाँ परिवार की जान बचाई। और ये लोग भी वहां से लौटे तो फिर इधर दिल्ली में, और इधर आके पंजाब दिल्ली इधर फिर शरणार्थी कैंपों में रहे। तो मेरे ये बड़ी सामने कहानी है। हाँ मेरे सामने एक छोटी सी लिस्ट आई है, पहले पढ़ देता हूं, फिर हम उन जी। नामों पर चर्चा करेंगे। हाँ हाँ, देखिए, बिल्कुल। पेशावर से 3 नाम आते हैं। पेशावर से जो अच्छा। आए वो दिलीप कुमार, जिनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। ये 1922 में 1922 में पेशावर में जन्मे थे। राज कपूर भी पेशावर में जन्मे और बाद में परिवार समेत भारत आए। नासिर खान का भी जिक्र है, दिलीप कुमार के भाई, वो भी वहां से आए। लाहौर से प्रेम चोपड़ा साहब का जिक्र है, जो 23 सितंबर 1935 को, यानी विभाजन के समय ये 12 साल के रहे होंगे, तो ये लाहौर में जन्मे प्रेम चोपड़ा साहब, आज भी मुंबई में रहते हैं। बी आर चोपड़ा और यश चोपड़ा भी लाहौर से ताल्लुक रखते थे। पृथ्वीराज कपूर कुछ समय लाहौर में सक्रिय रहे, लेकिन वो लायलपुर के रहने वाले थे। ओम प्रकाश, प्राण और कुलदीप कौर ये लाहौर में काम कर रहे हिंदू कलाकार थे जो विभाजन के बाद भारत आए। आई.एस. जौहर भी वहां से आए थे। सुनील दत्त पाकिस्तान के झेलम में जन्मे, ऐसा जिक्र है 6 जून 1929 को, यानी विभाजन के समय उनकी अच्छी खासी 17-18 साल की उम्र रही होगी। रावलपिंडी से बलराज साहनी साहब, सियालकोट से राजेंद्र कुमार, एबटाबाद से आपने सही बताया मनोज कुमार। गीत संगीत के जगत से अगर बात करें तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, जो लाहौर के पास रहे, बाद में उन्होंने भारतीय नागरिकता ली। तो कुल मिलाकर लाहौर उस समय कहा जाता है एक बहुत बड़ा आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत बड़ा हब था। जैसे आज मुंबई को हम कह सकते हैं, मुंबई में सारे कलाकार रहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, थिएटर भी यहीं होता है। तो लाहौर उस समय एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। लाहौर में फिल्में भी बना करती थी, मतलब मुंबई के पैरेलल अगर इंडस्ट्रीज थी तो कलकत्ता थी, उधर आप चले हाँ जाइए तो, मतलब मुंबई बीच में है तो आप उधर हाँ चले जाइए तो कलकत्ता थी, और इधर चले जाइए तो लाहौर थी। तो प्राण हाँ और ये तमाम लोग ये बाकायदा काम कर रहे थे फिल्मों में, एस्टेब्लिश लोग थे हाँ फिल्में। हाँ हाँ देखिए आजादी को हमने आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। सिनेमा का हाँ इतिहास हमारा 1913 से शुरू होता है। शुरू होता है। सिनेमा हाँ, है ना, और पहले से, मतलब आप सोचिए 113 साल का तो सिनेमा हो चुका है। 113 साल का सिनेमा है, तो 113 साल का सिनेमा है। और तो आप सोचिए कि इंडस्ट्री हमारी जम चुकी थी, फिल्में बोलने लगी थी। 1913 में हमारे यहाँ पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, जो हाँ दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। फिर उसके बाद हाँ आलम आरा, 1931 में पहली फिल्म आरदेशी ईरानी ने बनाई थी। तो सिनेमा तो अच्छा खासा डेवलप हो चुका था। बोलती फिल्मों मूक फिल्मों का युग तो खत्म हो गया था, बोलती फिल्में शुरू हो गई थी आजादी के पहले से ही। और बड़ा जबरदस्त सेंसर था उस पे अंग्रेजों का। हाँ
हाँ तो इंडस्ट्री जो थी वो जगह जगह डेवलप, मुंबई थी, कोल्हापुर थी, उधर कलकत्ता थी, इधर लाहौर था, साउथ में भी थी, फिल्में तो बन रही थी, सेंटर डेवलप हो चुके थे। तो हाँ इसीलिए जब देश का बंटवारा हुआ तो लाहौर में जो लोग बाकायदा काम कर रहे थे, और लाहौर वही, देखिए इस नाटक का नाम वही था, जिस लाहौर नहीं देखा वो जन्मिया ही नहीं। तो वहाँ सिनेमा, आर्ट, नाटक, संगीत, सब, राइटिंग, मतलब क्या नहीं था, बड़ी यूनिवर्सिटीज, तो एक बड़ा कल्चरल सेंटर था वो। तो बंटवारे के बाद जब वो वहां रहा, हालांकि ये भी था कि मतलब अगर कुछ और तरीके से थोड़ा होता, तो क्योंकि पंजाब का ही हिस्सा था वो, तो पंजाब के दो हिस्से हुए थे, तो ये काफी कोशिश हुई कि लाहौर जो है वो हिंदुस्तान में होना चाहिए। शायद बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर है ये, मैं तो खैर कभी गया नहीं बॉर्डर पर मैं भी, सर गया हूं, लेकिन मैं उस रोड पर हाँ, चला हूं जहां लिखा होता है लाहौर 30 किलोमीटर। मैंने वहां फोटो भी अच्छा, खिंचाया हाँ, देखो, क्योंकि मैं वहां पर अच्छा, था हाँ, कि यहाँ से लाहौर 30 किलोमीटर है, लेकिन वाघा बॉर्डर है वहां पे और शाम को परेड लोग देखने जाते हैं अमृतसर के पास, तो वो एक अलग ही अनुभव बहुत, होता है वहां जाना। हाँ, तो हाँ बिल्कुल 30 किलोमीटर ही है, और आप जब चढ़ते हैं उधर वहां पे परेड देखने के लिए तो पाकिस्तान पूरा दिखाई देता है, और जब आप उस पार देखते हैं तो आपको लगता है कि इस पार के खेतों में और इस पार के खेतों में फर्क ही क्या है, वहां भी हरी फसल लहरा रही है, यहाँ भी तो कुछ नहीं लगता। बहुत दूर से आपको पाकिस्तानी फ्लैग, इंडियन फ्लैग दोनों दिखने शुरू होते हैं, वो एक अलग ही अनुभव है। खैर, मुझे लगता है कि बंटवारे को लेकर हमारी देश की जो भी यादें हैं उन्हें जिस भी तरीके के सिनेमा में उतारा गया, हाल में ये 2 फिल्में आई हैं, मैं वापस आऊंगा और बंटवारा 1947, मुझे लगता है यंग जनरेशन को दोनों फिल्में देखनी चाहिए। ये उस देखिए चीज को हमें अपना समझने के लिए बहुत इतिहास जरूरी कभी है। नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। इतिहास जो है वो आपको जरूर जानना चाहिए। जी। अब राजन ठिंड जी हमें बता रहे हैं 22 किलोमीटर है अटारी से, सॉरी, तो वहां पे 30 किलोमीटर का भी है, अच्छा, मतलब 22 भी रह हम्म, जाता होगा, मैंने वो शायद मिस कर दिया, यानी 30 वाले पे तो मैंने फोटो खिंचाया हुआ है कि हाँ भी यहाँ से 30 है। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि हमें अपना इतिहास याद रखना चाहिए, अपनी जड़ों को समझने की हमें जरूरत है, अपनी संस्कृति को समझने की जरूरत है, और इसके लिए हमें किसी भी तरीके की नफरत से होकर नहीं जाना है। प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, प्रेम और सद्भावना, ये बहुत जरूरी है, आज के दौर में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहा भी जाता है ना, और इस फिल्म में भी कुछ उस तरह का डायलॉग है कि मतलब नफरत से नफरत नहीं मिटती, इस तरह की भी कोई बात है इस फिल्म में, और सामान्य बिल्कुल। सी बात है, उसमें कोई बहुत समझने के लिए नहीं है, बहुत सरल सी बात है। तो रवि जी, हमने करीब 50 मिनट हम एक दूसरे से बात करते रहे हैं, और कुछ जी, अगर आप बोलना चाहें, जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। नहीं, आज बहुत अच्छा दिन है, और देश की आजादी का 80 साल मतलब हो गए हैं, आप समझिए, और देश को अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी समझें, और सरकारों में जो हम देख रहे हैं, मैं सरकारों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केंद्र नहीं, बहुत सारे राज्यों की भी बात है, वो जो जवाबदेही और पारदर्शिता है, क्योंकि यहाँ पर रूल मतलब वो नहीं है कि मतलब आप राजा हैं और हम प्रजा हैं, ये लोकतंत्र है। वो पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हैं, जो हमसे ही अलग हुए हैं, और वहां तानाशाही रही है और आज भी है कम ज्यादा करके, वो अलग देश हैं। हम हिंदुस्तान हैं, इतने बड़े, मतलब इतिहास हमारा जो है वो सबसे पुराना लोकतंत्र भी, अगर आप प्राचीन इतिहास में भी चले जाएं तो सारी चीजें हमारे यहाँ से शुरू होती है। फिर हम चाहे खुद को विश्व गुरु कहें या जो भी कहें, वेद हमारे यहाँ रचे, पुराण है, गीता, महाभारत, रामायण, क्या नहीं है, मतलब सारा ज्ञान है, सब कुछ है। लेकिन जब आज के समय में लोकतंत्र की बात आती, जो सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है, मुझे लगता है वो जवाबदेही और पारदर्शिता की आ रही है। तो ये जो भी किसी के मन में होना कि नहीं, हम तो रूल करने के लिए हैं, और इन्होंने जो हमको वोट दिया, हमें तो क्या लेना देना, हम 5 साल बाद हमें जाना है। तो अब 80 साल हो चुके हैं, मुझे लगता है अब ये सारा कुछ बदलना चाहिए, और जनता का थोड़ा सीधा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अभी तक तो ये होता है कि बिल्कुल। हमने वोट दे दिया, आप जाओ 5 साल संभालो। अब नहीं, इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है कि हम कहीं ना हाँ कहीं सीधे तौर पर जो है उस सत्ता में प्रजा की भी भागीदारी होना चाहिए। नागरिक हैं, प्रजा नहीं है, नागरिक हैं, किसी की हाँ हाँ दया पर नहीं है। सबके हाँ। बराबर अधिकार हैं, जो संसद में बैठा है वो भी, और जो हम अपने अपने घरों में बैठे हैं वो भी। अधिकार और कर्तव्य सबके बराबर हैं। लेकिन हाँ, जब आपको ओहदे मिलते हैं, पद मिलता है, तो उसके साथ एक जिम्मेदारी आती है
चाहे वो सरकारी नौकरी से लेके फिर संसद तक की बात आप कर लीजिए, उसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो जिम्मेदारी एक्सेप्ट की है, तो जवाबदेह होइए और साथ में पारदर्शिता रखिए। ये दोनों चीजें, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जनता की भागीदारी कितनी ज्यादा से ज्यादा बढ़े, अब इस पर थोड़ा सा काम होना चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा। क्योंकि देखिए 80 साल में जितनी तरक्की होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। आज भी देखिए ना, आज तो बहुत सारे वीडियो, हम भले ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हाँ, देश के हालात और देश की तस्वीर तो हमको बहुत साफ दिखती है। स्कूलों के कितने वीडियो आज रो देंगे, मतलब समझ में नहीं आता है। चाहे सरकारी, मतलब गांव के हों, शहरों के हों, क्या है स्कूलों के हाल यार। बच्चियां सड़कों पे उतरी हुई हैं अब तो, छोटे छोटे से बच्चे जिनको जैन अल्फा बोल रहे हैं। कब देखेंगे, कब सुनेंगे, कब सुधारेंगे? 80 साल में आपसे नहीं हो रहा है यार, ये तो हद है। तो मुझे लगता है नई जनरेशन, उम्मीद करता हूं कि हम लोगों से ज्यादा समझदार और हम लोगों से ज्यादा अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहेगी, और वही फिर इस देश को आगे ले जाएगी और बेहतर बनाएगी। करने को बहुत कुछ है देखिए, और वो देश जवानी जमीन से नहीं बनता, करने से होगा। देश देश जमीन से नहीं बनता, लोगों से बनता है। जैसे लोग होंगे वैसा देश होगा। जमीन तो ठीक है, आपने डिमार्केशन कर दिया कि ये लैंड इंडिया कहलाती है, पर वहां लोग कैसे रहते हैं, उनकी सोच क्या है, अप्रोच क्या है, मानसिकता क्या है, वो किस चीज को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तमाम चीजें इस पर गौर करने की जरूरत है। मुझे लगता है बहुत अच्छा डिस्कशन रवि जी हमारा रहा, और हमारे दर्शक भी इसको काफी इंजॉय करते हैं, इस तरह के माफ कीजिएगा डिस्कशन को, और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी हम इस तरह से खुलकर बात करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि जी आपका भी शुक्रिया, और आगे फिर किसी और बहुत बहुत धन्यवाद जी जी, शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट।